चलिए पिछले कुछ टॉपिक्स को एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ हेजिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से अगर हमारी कोई कैश मार्केट में पोजीशन होती है तो हम फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक नई पोजीशन, एक रिवर्स पोजीशन क्रिएट करके हम कैश मार्केट के अंदर जो रिस्क है अनवांटेड प्राइस मूवमेंट की वजह से उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये हमने हेजिंग के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय देखा था, ठीक है जी। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम हेजिंग को और अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकें, हेजिंग की स्ट्रेटजी को हम और एक्यूरेटली बना सकें, उसके लिए हमें ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि हम रिस्क को और अच्छी तरह से समझें। और इसी डायरेक्शन में फिर हमने प्राइस रिस्क को देखा था और हमने देखा था कि प्राइस रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, जिसको हम डाइवर्सिफाई करके फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर या फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी हम बहुत इजीली काफ़ी हद तक अनसिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़े थे और हमने देखा था कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक रिस्क हमने देखा था कि एक ऐसा रिस्क होता है जो कि एक ओवरऑल सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व होता है और बहुत ज़्यादा आप उसे डाइवर्सिफाई करके कम नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बात ये निकल करके आई थी कि हम सिस्टमैटिक रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव के साथ जो सबसे पहला एक पॉइंट निकल करके आया था कि भाई ठीक है, अगर सिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज करना है तो सबसे पहले उसको मीजर किया जाए। और फिर हमने सिस्टमैटिक रिस्क को मीजर करने के लिए हमने बीटा के कॉन्सेप्ट को देखा था और आर स्क्वायर्ड के कॉन्सेप्ट को देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से बीटा की जो फिगर होती है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो स्टॉक जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर वो पोर्टफोलियो जो हमने जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो मार्केट को लेकर के या यूं बोले मार्केट इंडेक्स को लेकर के कितना ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने आर स्क्वायर्ड के कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बीटा की फिगर जो है या बीटा की जो संख्या है, बीटा का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा रिलायबल है, हम उसके ऊपर कितना रिलाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम ये सारे टॉपिक्स हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं जहाँ पर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग किस तरह से कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से हमें हेजिंग की स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी चाहिए, हमें कितना एक्सपोजर देना चाहिए इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। यानी कि अगर हम अपनी कैश मार्केट की पोजीशन को कवर करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हम लॉन्ग हेज कर रहे हैं या शॉर्ट हेज कर रहे हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें एक्सपोजर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं जहां पर हम बीटा का एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये हेजिंग के साथ स्टार्ट हुए थे, उसके बाद हमने रिस्क को देखा था, बीटा को देखा था और वापिस अब हम हेजिंग के टॉपिक पर ही वापस आ रहे हैं और जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करने जा रहे हैं कि हम इंडेक्स फ्यूचर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हेजिंग करने के लिए, और बल्कि यूं बोलें कि हमें इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कितना एक्सपोजर लेना चाहिए। तो ये सारी जो हम एक्सरसाइज करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग करने की, उसके अंदर बीटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा, जिसकी वजह से हमने पहले बीटा को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें आपको बताने के बाद तो किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी एक हमेशा एक कोशिश रहती है और मेरा ये अपना, जब मैं भी स्टडी करता हूँ और या क्लासेस डिलीवर करता हूँ तो मेरी एक ये कोशिश रहती है कि जो ऑडियंस है या जो कैंडिडेट्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मेरी क्लास सुन रहे हैं, वो जो क्लास का जो सीक्वेंस है वो उसकी स्ट्रेन ना लूज करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, हम करंट टॉपिक समझ रहे हैं लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पा रहे पुराने टॉपिक से। तो आई स्पेंड कॉन्सिडरेबल टाइम इन माई क्लास टू एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स कि भाई किस तरह से आज का टॉपिक पिछले पुराने टॉपिक से रिलेट करता है। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि वी आर हियर, हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहीं से ही अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है जी। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। इसके अंदर हम एक एजम्पशन लेंगे कि हमने एक पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके बाद में हम ये एक अनदर एजम्पशन लेंगे कि भाई ठीक है, मार्केट में मूवमेंट की वजह से इसमें 5% या 10% का प्राइस रिस्क मौजूद है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर
कितनी क्वांटिटी के अंदर एक्सपोजर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जब हम देखेंगे और पूरी प्रोसेस देखेंगे, पूरा सिस्टम देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सिस्टमेटिक रिस्क को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो अगेन आप ये जो कंटेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, आप इसको केयरफुली देखने की कोशिश करिएगा, मुझे सुनिए भी और आप इस कंटेंट के ऊपर भी नज़र डालिए। तो आपको बताया जा रहा है कि आप ये एज्यूम कर लिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने कैश मार्केट में आपने लगा रखे हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए आपने क्या कर रखा है, बहुत सारे स्टॉक्स में A B C D आपने अलग अलग स्टॉक्स में अपने 10 लाख रुपए डाल रखे हैं, ठीक है जी। आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है। अब क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट में भी वॉलेटाइल ड्यू टू सम रीजंस, मार्केट में किसी भी वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है जी। तो अब आप इस वॉलेटिलिटी को लेकर क्या नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने 10 लाख रुपए फंसा रखे हैं मार्केट में, आप क्यों कंफर्टेबल होंगे। मार्केट के अंदर जो न्यूज़ फ्लो चलता रहता है जिस हिसाब से वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है और अक्सर एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है आप एक इन्वेस्टर जिसने एक हैंडसम अमाउंट पोर्टफोलियो के अंदर लगा रखा है वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होगा इस चीज़ को लेकर के। तो आपके सामने क्या रास्ते हैं, आपके सामने क्या ऑप्शंस हैं, आपके सामने क्या चॉइसेस हैं। आपके सामने 2 चॉइसेस निकल करके आ रही हैं। सबसे पहली चॉइस क्या आ रही है कि भाई, सबसे पहली चॉइस क्या होती है, भाई माल बेच दो, माल के ऊपर प्राइस रिस्क है, आपने 10 लाख रुपए का माल ले रखा है, आप 10 लाख रुपए का माल बेच डालो, ठीक है जी। अब मार्केट में जो भी हो, मार्केट गड्ढे में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो सेल द एंटायर पोर्टफोलियो एंड बाय लेटर, और जब आगे मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो आप क्या कर दो, आप उसको बाई कर दो। लेकिन सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में इतना इजी है नहीं कि भाई आपने पता नहीं किस रेट के ऊपर आपने पैसा डाल रखा हो मार्केट में, आज मार्केट में क्या रेट चल रहा हो, आज आपके लिए बेचने की सही स्थिति है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप रिस्क से बचने के लिए आज कम रेट के ऊपर अपना माल बेच दें। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बेचना एक ऑप्शन है, लेकिन कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी उससे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस, क्या चॉइसेस मौजूद हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि भाई ठीक है, मार्केट में अगर रिस्क है, मार्केट में जो उठापटक है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी उससे डर लग रहा है, तो भैया ये जो पोर्टफोलियो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको बेच डालो, ठीक है जी। और बाद में जब मार्केट स्टेबलाइज हो तो खरीदो। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि ये उतना ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस ऑप्शन के, ठीक है जी। और उसके बाद फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि भैया क्या कर लो, हेज कर लो, इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके हेज कर लो। हेज तो हम समझ चुके हैं ना अभी कि कैश मार्केट में आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी, यानी कि कैश मार्केट में माल उठा रखा है, तो आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर क्या करेंगे, आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। इंडेक्स फ्यूचर्स का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप एक बात ये मुझसे पूछ सकते हैं कि वाई इंडेक्स फ्यूचर्स, वाई इंडेक्स फ्यूचर्स, आप ये बात मुझसे पूछ सकते हैं कि वाई इंडेक्स फ्यूचर्स, हेजिंग के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो भैया इसका आंसर ये है कि आपने एक पोर्टफोलियो है जिसमें आपने अलग अलग तरह के आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, या तो आप क्या करें, अलग अलग स्टॉक की अलग अलग हेजिंग करें। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रखा है, आप उसको रिलायंस के फ्यूचर से आप हेज करें। आपने आईसीआईसीआई बैंक ले रखा है, आप आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर से हेज करें। आपने टीसीएस ले रखा है कैश मार्केट में, आप टीसीएस से हेज करें, यानी कि टीसीएस के फ्यूचर से हेज करें, ठीक है जी। आपने सिप्ला में पैसा लगा रखा है तो आप सिप्ला के फ्यूचर से आप हेज करें, या तो हेजिंग अलग अलग करें। तो आप और क्या कर सकते हैं, या हो सकता है आपने किसी ऐसे स्टॉक के अंदर पैसा लगा रखा हो, किसी स्मॉल कैप, किसी मिड कैप में जिसका फ्यूचर ही मार्केट में मौजूद ना हो, तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में आप ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा निकालते हैं, ठीक है जी, और ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप एक साथ हेज कर देते हैं। उसकी आप हेजिंग जो है, उसका जो रिस्क कवर है वो आप एक साथ हेजिंग के माध्यम से कर देते हैं। आप क्या करते हैं, आपने कैश मार्केट में एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है उसके हिसाब से आप इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हम इंडेक्स फ्यूचर्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से आप पूरे पोर्टफोलियो को आप हेज कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो आगे यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि hedge by the use of index futures to protect the value of this portfolio from the expected fall in the market। तो आप क्या होगा, आपने कैश मार्केट में क्या कर रखा है, आपने कैश में आपने प्लस कर रखा है, ठीक है जी, और आप फ्यूचर्स में क्या कर देंगे,
आप फ्यूचर्स में माइनस कर देंगे, यानी कि प्लस का मतलब आपने क्या कर रखा है, बाई कर रखा है, फ्यूचर्स में माइनस का मतलब आपने सेल कर रखा है। तो क्या होगा, मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट अगर अप साइड जाती है, मार्केट अपवर्ड जाती है, तो आपको इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा और इसमें लॉस होगा। यानी कि ओवरऑल क्या होगा कि आपका जो रिस्क है, रिस्क का मतलब क्या है कि अनवांटेड आपको लॉस ना हो उसके अंदर। तो एक तरह से अगर मार्केट अप साइड जाती है तो इसका प्रॉफिट फ्यूचर्स मार्केट के अंदर लॉस को कवर कर लेगा। तो आप कहेंगे कि भाई फायदा ही क्या हुआ, बिला वजह के लिए हम फ्यूचर मार्केट का लॉस क्यों लें। तो भैया ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाए, मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कैश मार्केट में आपको लॉस होगा और फ्यूचर्स के अंदर आपको क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर होने वाला प्रॉफिट इसको इस कैश मार्केट के अंदर जो होने वाला लॉस है उसको कवर कर लेगा। ठीक है जी। तो यही हेजिंग की ब्यूटी है कि आप एक मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को दूसरे मार्केट के अंदर एक नई पोजीशन क्रिएट करके आप करते हैं। क्योंकि हम कैश मार्केट के अंदर हमने बाई कर रखा है, तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर हम शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी कि क्या करने जा रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर यू आर कंफर्टेबल विद द सेकंड ऑप्शन। कह रहे हैं कि भाई आपको जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन देखा है, ठीक है जी, कि आप हेजिंग वाला जो ऑप्शन है वो आपको ज्यादा सही लग रहा है। कह रहे हैं इफ द प्राइसेस फॉल you make loss in cash market but make profit in the futures market. If prices rise you make profit in the cash market but losses in the futures market. तो इस तरह से ये बात मैं अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्केट किसी भी साइड जाएगा, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो स्टेबल रहेगी। उसके ऊपर किसी तरह का कोई रिस्क जो है नहीं होगा, क्योंकि रिस्क को आप हेजिंग के माध्यम से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी अब समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, ये कॉन्सेप्ट है परफेक्ट हेज का। परफेक्ट हेज, परफेक्ट हेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हेज वर्ड तो हम समझ गए कि हेज का मतलब क्या होता है कि हाँ अगर कैश मार्केट में लॉन्ग है तो फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कर देंगे तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, हेज हो जाएगी। ये तो हमें पता है। परफेक्ट हेज का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट हेज का मतलब ये हुआ कि भैया हम जो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो पोजीशन खड़ी करें वो कितनी बड़ी खड़ी करें, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर तो लॉट्स में ट्रेडिंग होती है। ठीक है जी। तो परफेक्ट हेज हमें हेज का साइज बताता है। ध्यान से सुनिए, जैसे कि अगर कैश मार्केट के अंदर अगर जितना लॉस हो उतना ही प्रॉफिट कितना होना चाहिए, फ्यूचर्स की पोजीशन के अंदर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बिल्कुल एकदम ध्यान ना लूज करिएगा। आपकी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर पोजीशन इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली आपको उतना ही प्रॉफिट दे जितना कि कैश मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है। परफेक्ट हेज का मतलब क्या है कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन जिसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट एग्जैक्टली उतना ही हो जितना कि कैश मार्केट के अंदर होने वाला लॉस, जिससे कि क्या होगा कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जितना प्रॉफिट होगा वो पूरा क्या होगा, कैश मार्केट के अंदर होने वाले लॉस को पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, थोड़ा सा मुझे भी लगता है। तो इस परफेक्ट हेज के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, हेज रेशियो निकालना पड़ता है। हेज रेशियो थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन बहुत इजी है, आप इजीली इसे कर भी सकते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग हेज रेशियो को देखते हैं, जिसकी मदद से फिर हम परफेक्ट हेज को फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत छोटा सा फार्मूला है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैथमेटिकल फार्मूला है, देख करके ज्यादा परेशान ना हुई। इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। वीपी जो यहाँ पर है इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि जितना आपने पोर्टफोलियो में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है जी। इसको अब मल्टीप्लाई कर दिए बीटा से। बीटा कौन सा, यहाँ पर बीपी है, यानी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। उसका वेटेड बीटा होता है, हर इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा। ठीक है जी। उसको जितना इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने जितना पार्ट एलोकेट किया होगा उतना ही वेट उसको असाइन करेंगे, और उसके बाद में फिर सबके वेटेड बीटा को हम ऐड कर देंगे तो पोर्टफोलियो बीटा निकल आएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में, नहीं आपको याद है तो फिर से उसको देखिए। और उसके बाद में आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, VI, जो कि क्या है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स आपने चूज किया है। फॉर एग्जांपल निफ्टी चूज किया है तो निफ्टी 6000 की चल रही, 7000 की चल रही, 8000 की चल रही है, बस आपको उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट भी कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया है कि आपने 10 लाख रुपए किसमें कर रखे हैं, अपने पोर्टफोलियो में फंसा रखे हैं। ठीक है जी।
10 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो गया ये, और आपने जो बीटा आपने कैलकुलेट किया वो कितना है ये भी हमने एज्यूम किया। ये भी जो फिगर है ये एजम्पशन वाली फिगर है, ठीक है जी, एज्यूम कर रहे हैं। आप एक्चुअल में जो फिगर होगी वो आप अपना बीटा कैलकुलेट करिएगा, आप अपने पोर्टफोलियो का आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और अपॉन क्या कर देंगे, जैसे कि आज की डेट पे निफ्टी कितने की चल रही, 8000 की चल रही, तो 8000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये फिगर क्या निकल करके आ गई, ये फिगर निकल करके आ गई कि 150। तो इसका मतलब ये है कि 150 निफ्टी में आपको एक्सपोजर देना चाहिए। ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। अगर आपने, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपने पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 10 लाख है, और आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, 1.2 है, तो आपको 150 निफ्टी क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। 150 निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है जी, 150 निफ्टी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, शॉर्ट करना चाहिए। आपको पता है कि निफ्टी की एक लॉट में कितने होते हैं, 1 लॉट बराबर कितना होता है, 75 निफ्टी, जो आज की डेट में चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखा है 1 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैज अ लॉट साइज, यहाँ पर इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 75 है, ठीक है जी। तो 150 निफ्टी को आप क्या कर देंगे, 75 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट या 2 लॉट्स आ जाएंगी। तो यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख रुपए का है और उसका बीटा 1.2 है, निफ्टी अगर आज 8000 चल रही है, और आप किसी न्यूज को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा आप ट्रबल्ड है, वो किसी भी वजह से भी आपको रिस्क हो सकता है मार्केट में, जो भी उस समय न्यूज फ्लो हो, और उसको लेकर के यू आर एप्रीहेंसिव, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। तो अगेन हमने ये कैलकुलेट किया कि परफेक्ट हेज कितना होगा। तो अगर आप 2 निफ्टी की लॉट्स, यानी कि 150 निफ्टी, एक लॉट के अंदर कितनी है, 75 निफ्टी है, तो यहाँ पर 150 निफ्टी जो निकल रहा था वो परफेक्ट हेज निकल रहा था। तो 150 निफ्टी, क्योंकि एक लॉट में 75 निफ्टी होती है, तो यहाँ पर 2 लॉट निकल करके आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि अगर हम 2 निफ्टी शॉर्ट करेंगे तो हमें तकरीबन क्या होगा, उतना ही, अगर मार्केट डाउन होती है तो तकरीबन उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि कैश मार्केट के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। तो वो लॉस जो होगा वो हमारे कैश मार्केट का जो लॉस है वो हमारे फ्यूचर्स मार्केट का जो प्रॉफिट है उससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आई बिलीव आपको ये बात जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको बता पाऊं कि एक्चुअली में आप इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से आप किस तरह से हेजिंग कर सकते हैं, और आप अपनी हेजिंग को बीटा की मदद से और ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं या हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में रिस्क को मैनेज करना है तो आपको ये सारी सिस्टम्स जो हैं वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर काम कर पाएंगे, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है आई बिलीव। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम, और 1-2 और पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर मैं वाइंड अप करूंगा ये टॉपिक। ये पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा रेलिवेंट है। आपके लिए एक बात जो है यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि सिस्टमैटिक रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ द पोर्टफोलियो विद द इंडेक्स, यानी कि अगर आप जब हेज कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज करने के लिए जो आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो पोजीशन ले रहे हैं, उसके ऊपर ही सारा सिस्टमैटिक रिस्क का मैनेजमेंट जो है वो डिपेंडेंट है। तो आपके पोर्टफोलियो और जिस इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आप पोजीशन ले रहे हैं उसकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है जी, यानी कि जो उसकी बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ठीक है जी। आपको ऐसा इंडेक्स चूज करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से क्या कर पाए, मैच कर पाए। अगर आपने आईटी शेयर्स में ही अपना सारा पैसा लगा रखा है फॉर एग्जांपल, तो आप कौन सा इंडेक्स चूज करिएगा, आप आईटी इंडेक्स बढ़िया है चूज करिए, ठीक है जी। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में लगा रखा है, तो आप इससे बढ़िया बैंक निफ्टी चूज करिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। लेकिन अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है अलग अलग स्टॉक्स में, तो आप एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स चूज करिए, जैसे कि हमने यहाँ पर निफ्टी चूज किया था, ताकि वो पूरी तरह से आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह से या ज्यादा से ज्यादा हद तक, मैं यूं भी बोल सकता हूं, उसको हेज करे, उसको रिस्क कवर प्रोवाइड करे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से इंडेक्स का जो सिलेक्शन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। और एक बात आपको और बता दें कि जो
जो इंडेक्स की और जो पोर्टफोलियो की रिलेशनशिप है वो स्टैटिक नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, वो डायनेमिक है। ठीक है जी। तो आपको जो आपकी एनालिसिस होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी एनालिसिस भी डायनेमिक होनी चाहिए। और उसके बाद एक बात और है जो यहाँ पर आपको बताई गई है, और वो बात ये है कि आप एक सिंगल स्टॉक में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके लिए आप बहुत इजीली, अगर उसका स्टॉक फ्यूचर अवेलेबल है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, तो आप उससे भी हेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं या 5 स्टॉक्स हैं या 10 स्टॉक्स हैं और उन सभी स्टॉक्स के अगर स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स अवेलेबल हैं फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, तो आप सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट को सिंगल स्टॉक फ्यूचर से आप हेज करिए, तो आपको परफेक्ट हेज मिलेगा, क्योंकि वहां पे बीटा का कोई रोल ही नहीं मिल पाएगा, वहां पर बीटा का कोई रोल ही नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, लेकिन आपकी जो हेजिंग की जो क्वालिटी होगी वो परफेक्ट होगी अगर आप सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट को सिंगल स्टॉक फ्यूचर से अगर आप हेज करते हैं तो, क्योंकि वो आपको जो हेज कवर प्रोवाइड करेगा वो पूरा 100% आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक जो क्लासेस की सीरीज जो हेजिंग से स्टार्ट करी थी, आज इस पॉइंट के ऊपर हम वाइंड अप कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से हम बीटा का एक एप्लीकेशन करके एक अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को हम इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से हेज कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमें इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर किस क्वांटिटी के अंदर, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें एक्सपोजर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो एक टॉपिक्स रहे ये आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से करने में, अच्छी तरह से समझने में हेल्प करेंगे और आपके लिए यूजफुल रहेंगे ये। ठीक है जी। और इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक वाइंड अप करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।